शुरू हो गया. So now I will explain you pressure enthalpy chart, which is very important for a mechanical engineer. Pressure enthalpy chart, it is given over here. See, pressure enthalpy chart, that is on the x-axis is enthalpy, right axis is your pressure. So pressure enthalpy chart, it is your pressure enthalpy chart. See, the most convenient chart for study behavior of refrigerant is pH chart. Okay, most convenient chart is the pH chart for the engineers. ठीक है, which the vertical ordinate represent the pressure, horizontal ordinate represent the enthalpy, that is total heat. Enthalpy means total heat. Okay, a typical chart shown in the figure बाद में है, in which few important line of the complete chart is drawn. The saturated liquid line and saturated vapor line merge into one another at the critical point. Critical point पर दोनों merge कर जाते हैं. A saturated liquid is one which has a temperature equal to the saturation temperature corresponding to its pressure. The space in the left of the saturated liquid line will therefore be subcooled liquid region. The space between the liquid and vapor line is called the wet vapor region, and to the right of the saturated vapor line is the superheated region. So we have got this figure also. In the following pages, we shall draw pH diagram along with the TS diagram. ये TS diagram पर आपका दिया हुआ, सॉरी ये आपका जो है ये pH diagram है. एक साइड में देखिए प्रेशर y एक्सिस पर, x एक्सिस पर ये आपका एंथैल्पी. ये कोई भी रेफ्रिजरेंट होगा उसके लिए लाइन क्रॉस करेगी इस टाइप से. इधर में ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है, इस तरफ आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन होता है. ये दोनों लाइन ऊपर में जा कर के क्रिटिकल पॉइंट पर मिलती है. अब लेफ़्ट हैंड साइड में जो रीजन है ये सब कूल्ड रीजन है, इस साइड का लेफ़्ट हैंड वाला. राइट हैंड साइड में जो है वो सुपर हीटेड रीजन है. इन बिटवीन जो है तुम्हारा चेंज इन फेज है, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, इट चेंजेस ओवर हियर. ठीक है. नाउ अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेम्परेचर लाइन. टेम्परेचर लाइन जो आ रही है ऊपर से आ रही है टेम्परेचर लाइन, ये बीच में हॉरिजॉन्टल हो जाती है और उसके बाद जो होता है ये इंक्लाइंड होकर के नीचे चली जाती है. बाइंडेड, ध्यान दीजिएगा. टेम्परेचर लाइन जो है वो पहले ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकली ऊपर आती है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल हो जाती है, उसके बाद वो डाउनवर्ड नीचे चली जाती है. आप इधर से देखें, ये टेम्परेचर लाइन आ रही है, ये देखिए क्रिटिकल पॉइंट के पास में नीचे गई और यहाँ पर जाकर के ये नीचे चली जाती है. इस तरह से ये टेम्परेचर लाइन का कर्व हुआ, पहला लाइन. दूसरा लाइन जो होता है वो आपका सुपर हीटेड, ये एंट्रोपी की लाइन. एंट्रोपी की लाइन देखिए आप, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ लिखा हुआ हियर इट इज़ रिटन ओवर हियर कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन. कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन जो है आपका, ये देखिए ये लाइन दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड पर जो लाइन ऊपर जा रही है, ये सब कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन है. तो ये कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन हो गई. और ये था आपका कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन हो गई. उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन. कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन ये डॉटेड 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 प्लस बिंदी, डॉटेड प्लस बिंदी करके दिखाई दे रही है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन हो गई. तो तीन लाइनें बहुत क्लियर हैं इसमें, तीन लाइनें बहुत क्लियर दिखाई दे रही हैं. पहला तो आपका हो गया, पहला लाइन आपका जो हो गया वो हो गया क्या, पहला लाइन जो आपका हो गया वो सबसे पहला लाइन जो हो गया वो आपका हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, जो कि ये डॉटेड डॉटेड से दिख रही है. फिर हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, जो कि ये ऊपर से आ रही है राइट हैंड होकर के फिर नीचे की तरफ चली जाती है. फिर हो गया कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन. कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन राइट हैंड साइड पर देखिए, राइट हैंड साइड पर जो लाइन ऊपर चढ़ रही है ये कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है. इस तरह से ये पीएच चार्ट हर एक रेफ्रिजरेंट का होता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक रेफ्रिजरेंट का अपना अलग अलग चार्ट होता है, लेकिन लाइनें सब वही होती हैं, हर एक में लाइन वही होती है. अब वेपर कंप्रेशन साइकिल में हमारे पास कितने टाइप के वेपर कंप्रेशन साइकिल होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे. टाइप ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल, सबसे पहला होता है हमारा साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन. साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन. ठीक है. फिर साइकिल विद वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन. साइकिल विद वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन. फिर साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन. साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन. फिर फोर्थ होता है साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन.
साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन। फिर पांचवा है साइकिल विद अंडर कूलिंग और सब कूलिंग। नाउ वी शैल डिस्कस ऑल द अबव मेंशन साइकिल वन बाय वन इन द फॉलोइंग पेजेस। अब हम हर एक साइकिल को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। सबसे पहला क्या हुआ, ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। तो हम ये देखिए साइकिल दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर फिगर में, देखिए इधर में राइट हैंड साइड पर ये हमको दिखाई दे रहा है। साइकिल हमने बनाया, पीएच चार्ट बनाया हुआ है और टीएस चार्ट, दोनों चार्ट बनाया हुआ है इसमें। तो अब कह रहे हैं कि ये थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन 1 से 2 पर गया। 2 पर जो है ये राइट हैंड साइड को ये इसको टच कर रहा है। यहाँ पे आप देखें, आप कंप्रेशन होने के बाद ये टच कर रहा है आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन को टच कर रहा है द पॉइंट 2। तो 1 से गया 2 पर कंप्रेशन हुआ, सैचुरेटेड वेपर लाइन को टच कर रहा है। उसके बाद फिर कंप्रेशन प्रोसेस दैट इज W इज इक्वल टू H2 माइनस H1। W इज इक्वल टू H2 माइनस H1। H2 क्या हुआ आपका, एंथैल्पी एट पॉइंट 2। H2 जो हुआ एंथैल्पी एट पॉइंट 2 हुआ। H1 जो हुआ एंथैल्पी एट पॉइंट 1। तो वर्क क्या हुआ, W क्या हुआ, W H2 माइनस H1 हुआ। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस दिखा रहे हैं 2 to 3 ऑन TS डायग्राम एंड PS डायग्राम। 2 से 3 तक जो हो रहा है वो कंडेंसेशन हो रहा है। 2 से 3 तक कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। 2 से 3 कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। कंडेंसेशन प्रोसेस में जो है फिर आपका यहाँ पर जो वेपर, जो ये ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर है, ये कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है यहाँ पर। और ये पॉइंट 3 पर आ रहा है। 3 जो है लिक्विड, पॉइंट 3 वाला पार्ट जो है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, तो वो पॉइंट 3 सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर आ रहा है, ठीक है। फिर एक्सपेंशन प्रोसेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट सम ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवापोरेट एज इट पासेस थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व, बट ग्रेटर पोर्शन ऑफ द वेपराइज इन द एवापोरेटर। वी नो दैट during the throttling process no heat is absorbed or rejected by the liquid refrigerant। ये प्रोसेस आपका हुआ कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस 3 to 4। इस समय एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है और प्रेशर रिडक्शन होता है। प्रेशर रिडक्शन जो होता है 3 से 4 जो होता है, एक्सपेंशन होता है आपका, एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर रिड्यूस कर जाता है। लेकिन कुछ वेपर फॉर्मेशन भी हो जाते हैं। तो 3 to 4 वी टेक दैट एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी जो है पूरा कांस्टेंट रहता है। देन कम्स, इसमें नोट बता रहा है क्या, इन केस एन एक्सपेंशन सिलेंडर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन वाल्व टू एक्सपेंड द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, then the refrigerant will expand isentropically as shown by dotted vertical line TS diagram. The isentropic expansion during the expansion, external work being expanded in running the compressor and increases the refrigerating effect. Thus the net result of using expansion cylinder is to increase the coefficient of performance. इसके जगह पर आप एक्सपेंशन वाल्व की जगह पर एक्सपेंशन टरबाइन भी यूज़ करते हैं, जो एयर कंप्रेशन में एयर साइकिल में यूज़ किया जाता है। देन कम्स इन मॉडर्न डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन। अब यहाँ पर इसके एक्सपेंशन वाल्व की जगह पर आजकल हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आता है, उसमें हम कैपेली ट्यूब यूज़ करते हैं, या विंडो AC जो आता है उसमें हम कैपेली ट्यूब यूज़ करते हैं। और आजकल जो है एक्सपेंशन वाल्व छोटी चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करते हैं। हमारा जो तुम्हारा विंडो AC होता है वो 5 TR तक का होता है, तो देयर वी यूज़ कैपेली ट्यूब। हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कितना होता है, 165 लीटर का होता है, 165 लीटर का होता है, या उससे ज़्यादा भी लीटर हो सकता है, बट वी यूज़ कैपेली ट्यूब इन प्लेस ऑफ एक्सपेंशन वाल्व। नेक्स्ट, वेपराइजेशन, द लिक्विड वेपर mixture of the refrigerant at pressure P4 and P1 and temperature T4 and T1 evaporates and changes into vapor refrigerant at constant pressure. Liquid vapor refrigerant absorbs its latent heat of vaporization from the medium। अब 4 to 1 क्या है, एवापोरेशन हो रहा है। एवापोरेशन में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया वो वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज हो रहा है। तो जब वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज होगा तो हीट एब्जॉर्व करेगा, वो डिफरेंट जगह से हीट एब्जॉर्व कर लेगा वो। तो इस तरह से यहाँ पर वेपराइजेशन होगा, अब कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दिस हीट विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड इट इज़ ब्रीफली रिटन एज RE। द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन कंटिन्यूज टू 1 which is the starting point of the cycle complete।
ठीक है। तो एवापोरेशन पर आ गया, 1 पर फिर वापस आ गया। तो प्रोसेस हमारा क्या हुआ, 1 से 2 गया, कंप्रेशन हुआ, 1 से 2 कंप्रेशन हुआ, 2 से 3 कंडेंसेशन हुआ जो कि कंडेंसर में होता है, 2 से 3, और 3 से 4 हमारा एक्सपेंशन हुआ जो कि कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस होता है, एंड 4 to 1 जो होता है हमारा एवापोरेशन होता है। तो ये चारों प्रोसेस मिल करके वेपर कंप्रेशन साइकिल बनाते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। अब हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या हो गया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो होगा हमारा वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो होगा हमारा वो H1 माइनस H4, इससे देखेंगे आप H1 माइनस H4 जो होगा वो, या H1 माइनस H4, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हुआ, एंड दैट इज गिवन बाई H1 माइनस H4 या H1 माइनस HF3। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, HF3 4 पर जो हमारा एंथैल्पी है दैट इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट 3, तो H4 इज इक्वल टू HF3 कहलाता है, या H4 इज इक्वल टू HF3। So we can put like that, H4 is equal to HF3, that is the sensible heat at temperature T3. So in that case now COP क्या होगा, refrigerating effect divided by the work done। refrigerating effect हमारा H1 minus H4 है, H1 minus H4 refrigerating effect है, यहाँ पे H1 minus H4, और work done by the compressor that is H2 minus H1, तो H2 minus H1 हमारा compressor work हुआ। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है that is called COP। The ratio COP of vapor compression cycle to the COP of the Carnot cycle is known as refrigerating efficiency और performance index। अब हमारा कार्नोट साइकिल का जो एफिशिएंसी होता है, COP होता है, वो 100% होता है, क्योंकि कार्नोट साइकिल हम आइडियल साइकिल मान के चलते हैं। तो कार्नोट साइकिल जब हम आइडियल साइकिल मान के चल रहे हैं तो उस केस में हमारा ये आइडियल साइकिल जब हुआ तो हमारा उस केस में जो COP निकलेगा यहाँ कैलकुलेट करके वो हमेशा कार्नोट साइकिल से कम होगा, और दोनों का रेशियो रेफ्रिजरेशन एफिशिएंसी कहलाता है। कार्नोट साइकिल का जो एफिशिएंसी है और जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ से, दोनों का रेशियो जो होगा या जो ज़्यादा रहेगा दैट विल बी योर रेफ्रिजरेशन एफिशिएंसी, उसको हम बोलते हैं। नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन न्यूमेरिकल। In an ammonia vapor compression system, the pressure in evaporator is 2 bar. Ammonia at exit is 0.85 dry, and at the entry is its dryness fraction is 0.19. During compression, the work done per kg of ammonia is 150 kilojoule. Calculate the COP and volume of the vapor entering the compression per minute. If the rate of ammonia circulation is 4.5 kg per minute, the latent heat and specific volume at 2 bar 1325 kilojoule per kg and 0.58 meter cube per kg respectively। तो अब सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में सबसे पहला काम हमारा होता है कि व्हाट आर द गिवन थिंग्स, उसको हम नोट करते हैं। तो हमारा गिवन थिंग्स क्या हो गया, P1 इज इक्वल टू P4 प्रेशर, P1 इज इक्वल टू P4 2 बार, ठीक है। P1 इज इक्वल टू P4 प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है ये, इज इक्वल टू 2 बार दिया हुआ है। X1 दैट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.85 एंड X4 0.19, X1 एंड X1 पर दिया ड्राइनेस फ्रैक्शन, X4 पर, क्योंकि ये दोनों ये बीच में पड़ रहे हैं, मतलब इधर लिक्विड फेज है, इधर सुपर हीटेड वेपर रीजन है, इधर सब कूल लिक्विड रीजन है, इन दोनों के बीच में है। इसके अंदर ड्राइनेस फ्रैक्शन वेरी करेगा, 1 और 4 जो होगा दोनों वेट होंगे, वेट भी होंगे, गैस भी होगा, दोनों होगा। तो इस तरह से ड्राइनेस फ्रैक्शन जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर X1 0.85 एंड X4 0.919 दिया हुआ। W हमारा 150 किलोजूल पर केजी, W 150 किलोजूल पर केजी, दैट इज़ द वर्क डन पर केजी ऑफ अमोनिया, ये दिया हुआ है। फिर MA मास दिया अमोनिया का 4.5 kg पर मिनट। HFG क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 1325 किलोजूल पर केजी, और VG दैट इज़ द वॉल्यूम 0.58 मीटर क्यूब पर केजी। इट इज़ गिवन इन द न्यूमेरिकल दिया। अमोनिया एट एग्जिट इज़ 0.85 ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द एंट्री टू द ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो 0.85 एग्जिट पर जो है गैस का हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। एग्जिट एट द एग्जिट हमको वॉल्यूम दिया हुआ है। तो
TS and PS diagram has been shown. Since the ammonia vapor at entry to the evaporator has dryness fraction equal to 0.19, therefore enthalpy at 0.4 is given by H4 is equal to X4 into HFG. X4 जो हमारा चूँकि वेट रीजन में आ रहा है, वेट रीजन में है, तो यहाँ पर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है इनटू मल्टीप्लाइड बाय दैट HFG लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो 0.19 इंटू 1325 हो गया, ये हमारा निकल गया किलो जूल पर के जी में। फिर सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ अमोनिया एट द पॉइंट एग्जिट पॉइंट एट 1 पॉइंट पर कितना है, वहाँ भी हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है, HFG मालूम है, लिख दिया हमने। नाउ कम्स द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। व्हाट इज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट? दैट इज H1 minus H4, that is H1 minus H4 refrigerating effect, and that refrigerating effect is given H1 minus H4, that is 1, यह हमने कैलकुलेट करके निकाला है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 874.5 किलो जूल पर के जी आ गया। नाउ वी नो दैट द वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन, W हमको दिया 150 किलो जूल पर के जी, क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 किलो जूल पर के जी। सो फ्रॉम देयर COP विल बी द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, उससे हमने सीधा निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, निकल गया 5.83। वॉल्यूम ऑफ द वेपर एंटरिंग द कंप्रेसर पर मिनट, अब कितना वॉल्यूम कंप्रेसर में एंटर कर रहा है, दैट इज़ द मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट डिवाइडेड बाय मिनिमम स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज़ MA इंटू VG। VG हमको वैल्यू दी हुई है, VG की 0.58 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0.85, तो 0.58 हमारा कहाँ से आया भाई, VG 0.58 दिया हुआ है, तो 0.58 मल्टीप्लाइड बाई मास हमने निकाला है ऑलरेडी 4.5 इंटू 0.58, यहाँ से हम सीधा निकाल लिए 4.5 इंटू 0.58, मास हमारा दिया हुआ है, दैट 2.61 मीटर क्यूब पर मिनट। इस तरह से एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया, इन्होंने बताया कि COP कैसे निकालते हैं। अब हम आ रहे हैं एक मेन न्यूमेरिकल के ऊपर। मेन न्यूमेरिकल जिसमें कि आपका दिया हुआ है द टेम्परेचर लिमिट ऑफ एन अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -10 डिग्री सेंटीग्रेड। If the gas is dry at the end of compression, calculate the coefficient of performance of the cycle assuming no undercooling of the liquid ammonia. Use of the following table. हमको टेबल दिया हुआ है, टेम्परेचर टेम्परेचर हमको दिया है 25 और -10, दो टेम्परेचर हमको दिए हैं। लिक्विड हीट दिया है, लिक्विड हीट किलो जूल पर के जी में दिया हुआ है, दैट इज़ 298.0 एंड 137.37। लेटेंट हीट दिया हुआ है किलो जूल पर के जी में 1166.94 और 1297.68। फिर लिक्विड एंट्रोपी दिया हुआ है 1.1242.5443। अब सबसे पहले अटैक होगा, ये चार्ट हमको एग्जामिनेशन में मिलेगा। अब सबसे पहले अटैक होगा हमारा क्या होगा, वो कि क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या क्या चीज़ गिवन है। तो T2 हमको दिया है T3 के बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से जो हमको दिया हुआ है 25 को हमने केल्विन में चेंज कर दिया। फिर T1 इज इक्वल टू T4 -10 केल्विन में चेंज कर दिया। फिर HF3 इज इक्वल टू H4, ये हमको डायरेक्ट मिल गया यहाँ टेबल से। उसके बाद HFG2 ये भी हमको डायरेक्ट टेबल से मिलेगा। SF2 ये भी हमको डायरेक्ट टेबल से मिलेगा। HF1 ये भी हमको डायरेक्ट टेबल से मिल रहा है। और HFG1 1297.68 ये भी टेबल से मिल रहा है। ये सब कुछ टेबल से हमको मिल जाएगा, टेबल जो न्यूमेरिकल के साथ हमेशा दिया रहता है। क्लियर? अब नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, द TS-PS डायग्राम हमने ड्रॉ किया। देखिए TS-PS डायग्राम 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4। PS डायग्राम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ये हमारा अलग अलग दोनों डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले वी नो दैट द एंट्रोपी एट पॉइंट 1 पर एंट्रोपी जो होगी वो 0.2 के एंट्रोपी के बराबर होगी ना, चूँकि एक सेम स्ट्रेट लाइन पर है। तो एंट्रोपी कितने के बराबर हो गया, S1 की एंट्रोपी एट पॉइंट 1 दैट इज़ SF1 दैट इज़ द लिक्विड एंट्रोपी प्लस X1 HFG1 that is the total heat divided by temperature that gives the entropy. So here X1 हमारा dryness fraction हो गया, HFG1 that is latent heat of vaporization and divided by the temperature. तो X1 into 1297.68 divided by temperature 263, ये हमारा X1 के फॉर्म में एक रिलेशन आ गया। Similarly entropy at point 2 that is SF2 similarly plus
एच एफ जी टू डिवाइडेड बाई टी टू। एच एफ जी टू हमको मालूम है, न्यूमेरिकल में हमको दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई टी टू। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पर ये एयर ड्राई है, मतलब जो भी रेफ्रिजरेंट है वो ड्राई हो जा रहा है, सेचुरेटेड ड्राई, इसलिए यहाँ एक्स नहीं दिया है, यहाँ पर कोई भी एक्स नहीं दिया हुआ, तो वो हमारा हो गया 1.1242 प्लस 1166.94 डिवाइडेड बाई 298, दैट इज़ 5.04। नाउ दिस S1 इज इक्वल टू S2, तो इक्वेट कर दिया हमने, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, दैट इज़ द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट 0.1। हमको 0.1 पर ड्राइनेस फ्रैक्शन पहले निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद मेन चीज़ ये है कि जब भी हमको COP निकालना हो तो हमको एंथैल्पी पार्ट एक करना पड़ेगा, एंथैल्पी निकालनी पड़ेगी। तो पहला हमारा एंथैल्पी H2H1 का, दूसरा एंथैल्पी H4H1 का, तभी हमारा कूलिंग इफेक्ट अपॉन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, दैट विल गिव यू COP। वी नो दैट एंथैल्पी एट 0.1, अब 0.1 पर एंथैल्पी क्या हो गई, HF1, यहाँ पर लिक्विड और गैस दोनों है, HF1 प्लस x1 यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन है, प्लस HFG1, दैट इज द heat of vaporization, so that is given, all the things are given over here, 135.37 प्लस 0.91 इंटू 1297.68, और वो आ गया 1316.26। इस तरह से H2 फिर हमने निकाला, H2 की वैल्यू HF2 प्लस HFG2 इज इक्वल टू 298.9 प्लस 1166.94 इज इक्वल टू 146.184 किलो जूल पर केजी। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बिल्कुल सिंपल है, H1 माइनस H4, H4 की जगह पर HF3 हो गया डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1, H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। यहाँ से हमने COP निकाल दिया। तो ये एक न्यूमेरिकल सिंपल तरीके का था, इसको हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। इस तरह से हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए न्यूमेरिकल जो होंगे, दैट इज़ साइकिल विद ड्राई सेचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। ड्राई सेचुरेटेड वेपर के ऊपर न्यूमेरिकल है हमारा। फिर एक न्यूमेरिकल और है, आप चाहिए तो हम एक और आपको बता देते हैं न्यूमेरिकल। ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, नीचे देखिए, ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन द प्रेशर लिमिट ऑफ 60 बार एंड 25 बार, प्रेशर दे दिया है। द वर्किंग फ्लूइड इज जस्ट ड्राई at the end of compression and there is no undercooling of the liquid before the expansion valve. Determine COP capacity of the refrigerator if the fluid flow is at the rate of 5 kg per minute. अब यहाँ पर फिर टेबल हमको दे दिया है, प्रेशर दे दिया है, सेचुरेशन टेम्परेचर दे दिया है, एंथैल्पी और एंट्रोपी। तो प्रेशर हमको 60 और 25 दिया हुआ है, सेचुरेशन टेम्परेचर जो कि हमारा 295 और 261 दे दिया है। ये हम ऐसे चार्ट से भी पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें गिवन है हमको। एंथैल्पी, लिक्विड की एंथैल्पी, वेपर की एंथैल्पी दोनों अलग अलग दिया हुआ है। लिक्विड की एंथैल्पी अलग है, वेपर की एंथैल्पी अलग है, डिफरेंट टेम्परेचर पर। एंट्रोपी, लिक्विड की एंट्रोपी, वेपर की एंट्रोपी दोनों टेम्परेचर पर अलग अलग है। तो ये टेबल हमको एग्जामिनेशन में दिया रहेगा। नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या हमारा अटैक होगा कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहला चीज़ हमारा ये होता है क्या क्या चीज़ गिवन है, उसको हम देखेंगे। तो P2 इज इक्वल टू P3 60 बार दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन P1 इज इक्वल टू P4 25 बार दिया हुआ है क्वेश्चन में। सब चीज़ें हमको दी हुई है क्वेश्चन में। T2 इज इक्वल टू T3 295 केल्विन, T1 इज इक्वल टू T4 261 केल्विन, HF3 इज इक्वल टू HF3 इज इक्वल टू H4 दैट इज़ 151.96 जो चार्ट हमको दिया उसमें दिया है। HF1 56.32 किलो जूल पर केजी चार्ट में दिया है। HG2 ये भी H2 के बराबर है जो कि हमको दिया हुआ है। HG1 ये हमको दिया 322.58 चार्ट में दिया हुआ है। SF2 ये भी चार्ट में दिया है। SF1 चार्ट में दिया है। SG2 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू दिस मच चार्ट में दिया है। HG1 ये भी चार्ट में दिया हुआ है। तो अब हमने फिर TS डायग्राम, इसका PS डायग्राम खींचा। 1 2 3 4 सेचुरेटेड पेपर लाइन ये है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन ये है। PS डायग्राम खींच लिया। नाउ अब हमको फिर वही चीज़ हमारे पास आया, S1 इज इक्वल टू S2, चूँकि यहाँ की जो एंट्रोपी है वो यहाँ के एंट्रोपी के बराबर होगी। तो X1 ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द वेपर रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द कंप्रेसर एट 1, यहाँ पर उसका हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन X1 मान लिया है। तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विड और गैस दोनों है, तो SF1 लिक्विड की एंट्रोपी प्लस X1 इंटू SFG1 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। SFG1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
Hg1 माइनस SF1, यहाँ पर ये फार्मूला है, दैट इज़ Sg1 इज इक्वल टू SF1 प्लस HFG1, दैट इज़ गैस की एंट्रोपी वो लिक्विड की एंट्रोपी प्लस चेंज इन फेज की एंट्रोपी, ये सब चीज़ हमको दी हुई है। और यहाँ से हमने उसको वैल्यू को लिखा और एक इक्वेशन हमको मिल गया x1 के फॉर्म में। एंट्रोपी एट पॉइंट 2 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंट्रोपी एट पॉइंट 2 1.033, गैस की एंट्रोपी जो दी हुई है वो 1.0332, तो उससे हम इक्वेट कर देंगे उसको, और यहाँ से हम सीधा दोनों को इक्वेशन को इक्वेट किया हमने, और यहाँ से हम निकल गया हमारा H1 निकल गया, सॉरी x की वैल्यू निकल गई, दैट इज़ द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट 1, ये निकल गया। फिर अब हमारा COP निकालने के लिए हमें एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है, बताया हमने आपको पहले। तो H1 इज इक्वल टू HF1 प्लस X1, HFG1 इज इक्वल टू HF1 प्लस X1, Hg1 माइनस HF1, तो Hg1 इज इक्वल टू HF1 प्लस HFG, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया H1 की। तो अब हमें सभी चीज़ मालूम है, COP निकाल सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1, सभी वैल्यू हमने निकाली। H1 की वैल्यू भी निकाला हमने, HF3 की वैल्यू जो हमको गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है हमको HF3 की वैल्यू, ठीक है। HF3 की वैल्यू H4 जो होगा वो HF3 हो जाएगा, HF4 की वैल्यू जो होगी HF3 हो जाएगी, तो वो हमको गिवन है 151.96, 1.1.96 दिया हुआ हमको, ये दिया HF3 इज इक्वल टू H4, तो वहाँ से हमने उसकी वैल्यू लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1, H2 की वैल्यू भी हमको मालूम है 293.290, H2 की वैल्यू दी हुई है, डिवाइड माइनस H1, यहाँ निकाल दिया बेटा। यहाँ से फिर हमने सीधा एंथैल्पी कैलकुलेट कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। वी नो दैट द हीट एक्सट्रैक्टेड और ए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड पर kg ऑफ रेफ्रिजरेट इज H1 माइनस HF3, and that is given by 266.93 minus 151.96, and that is given by 114.97 kilojoule per kg. Since the fluid flow is at the rate of 5 kg per minute, therefore total heat 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे H1 माइनस HF3 को, तो हमारा टोटल हीट निकल जाएगा। और कैपेसिटी निकालने के लिए 210 किलोजूल पर मिनट जो होता है वो 1 TR के बराबर होता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो सीधा हमारी कैपेसिटी निकल जाएगी। इस तरह से हमने दो न्यूमेरिकल आपको किया जो कि सेचुरेटेड वेपर के ऊपर था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल विद वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन। अगर वेपर जो है वेट आपका है कंप्रेशन के बाद, तो उसके बारे में हमारा थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल विद वेट वेपर, मतलब कंप्रेशन हमने किया तो वो वेपर वेट रह गया। तो यहाँ पर भी पीएच और टीएस डायग्राम आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है पीएच और टीएस डायग्राम। तो इसमें दिखाई दे रहा है 1 से वेपर कंप्रेशन में जा रहा है, 2 पर कंप्रेस होकर निकल रहा है, लेकिन 2 पर ये सेचुरेटेड वेपर लाइन के अंदर में है, इसका नहीं ये वेट है, और वेट होकर के प्रेस किया जा रहा है कंडेंसर में। 3 पॉइंट पर कंप्लीट लिक्विड हो रहा है, उसके बाद एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन वाल्व में फिर एवापोरेटर में जा रहा है। तो कहने का मतलब ये थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल विद वेपर आफ्टर कंप्रेशन, विद वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन। तो COP वहाँ भी ऐसे ही निकलेगा आपका, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, दैट इज H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है उसके ऊपर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल जो है आपका, फाइंड द थ्योरेटिकल COP ऑफ द CO2 मशीन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड and -5 डिग्री सेंटीग्रेड. The dryness fraction of CO2 gas during the suction stroke is 0.6. Following properties of CO2 are given. प्रॉपर्टी दी हुई है CO2 को, तो 25 डिग्री टेम्परेचर है, -5 डिग्री टेम्परेचर है। लिक्विड की एंथैल्पी दी हुई है, लिक्विड की एंथैल्पी एंट्रोपी दी हुई है किलोजूल पर केजी में, किलोजूल पर केजी के। देखो ध्यान देना है, एंथैल्पी की यूनिट जो होती है किलोजूल पर केजी होती है, एंट्रोपी की यूनिट जो होती है वो किलोजूल पर केजी के होती है। तो दोनों टेम्परेचर पर हमको एंथैल्पी की वैल्यू भी दी है, एंट्रोपी की वैल्यू दी है। फिर वेपर, ये तो लिक्विड हो गया, लिक्विड है, फिर वेपर है, वेपर का एंथैल्पी की वैल्यू दिया हुआ है, एंट्रोपी की वैल्यू दिया है दोनों टेम्परेचर पर। फिर लेटेंट हीट किलोजूल पर केजी में दिया हुआ दोनों का, दोनों टेम्परेचर पर लेटेंट हीट दिया है। तो अब फिर हम अटैक करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज़ द टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 को केल्विन में चेंज किया हमने। T1 इज इक्वल टू T4, T1 इज इक्वल टू T4, टेम्परेचर सेम है, T1 इज इक्वल टू T4
दैट इज़ -5 केल्विन में चेंज कर दिया हमने। x1 इज इक्वल टू 0.6 x1 मतलब यहाँ पर जो है हमको ये दिया हुआ है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन x1 इज इक्वल टू 0.6, फिर HF3 इज इक्वल टू HF2 इज इक्वल टू 164.77, HF3 HF2 that is the liquid enthalpy at 0.3 and liquid enthalpy at 0.2, they both are the same, so that is given 164.77. then HF1 is equal to HF4, HF1 और HF4 दोनों लिक्विड के एंथैल्पी दोनों बराबर है, HF1 is equal to HF4, so 72.57 हो गया। फिर एंट्रोपी ऑफ SF2 लिक्विड की एंट्रोपी दी हुई है हमारी, दैट इज योर 0.5976 हो गया लिक्विड की एंट्रोपी, यहाँ दिया हुआ है लिक्विड के बारे में। फिर SF1 0.2862 दिया हुआ है, H2 डैश 282.23 किलोजूल पर केजी हो गया, H1 डैश 321.33 किलोजूल पर केजी हो गया। फिर S2 0.9918 किलोजूल पर केजी एंड SF1 जो है ना 1.2146 किलोजूल पर केजी, और HFG2 दैट इज़ 117.46 एंड HFG1 248.76। ये सब वैल्यू हमको टेबल से पता चल जाएगी, टेबल में सब वैल्यू दिया रहता है। तो इस तरह से हमने टेबल में सब वैल्यू देख लिया। अब फिर हम उसी तरीके से करेंगे, S1 इज इक्वल टू S2, जो एंट्रोपी यहाँ पर है वही एंट्रोपी यहाँ पर होगी, 2 पर भी होगी। तो S1 की वैल्यू क्या हो गई, SF1 प्लस x1 ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया 1 पर ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया, HFG1 डिवाइडेड बाई T1, वहाँ से SF1 जो हो गया 0.2862 हो गया, प्लस x1 हमको निकालना है, x1 दिया हुआ हमको, ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया क्वेश्चन में, x1 हमको दिया हुआ है दैट 0.6 हमको S1 दैट इज द यहाँ दिया क्वेश्चन में दिया 0.6, तो 0.6 हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया। HFG1 की वैल्यू टेम्परेचर निकला हमारा डिवाइडेड बाई T1 टेम्परेचर 268, यहाँ से हमने S1 की वैल्यू निकाल लिया। अब S2 की वैल्यू हम देख रहे हैं क्या होगी, S2 की वैल्यू में हमको जो है S2 की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं वहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन x2 है, तो SF2 प्लस x2 HFG2 डिवाइडेड बाई T2 एंड दैट विल गिव 0.5 दिस प्लस x2 इंटू 117.46 दैट इज़ 298। इस तरह से हमने S2 की वैल्यू निकाल लिया। अब S1 को S2 के बराबर कर देंगे, चूँकि दोनों एंट्रोपी बराबर है, S1 पर जो है वो S2 पर है, तो उसको बराबर करने पर हमने देखा क्या कि 0.8431 जो हमने निकाला है यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू 0.5978 प्लस 0.3941 x2, यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। अब हमने बताया आपको COP जब भी निकालना हो तो हमेशा हम एंथैल्पी निकालते हैं, तो एंथैल्पी वी नो दैट एंथैल्पी एट 0.1 पर एंथैल्पी क्या होगी, HF1 प्लस x1 HFG1, x1 क्या होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन एट दैट पॉइंट, HFG1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दैट विल बी इक्वल टू 72.57 प्लस 0.6 इंटू 248.76, तो इससे हमने निकाल लिया 221.83 किलोजूल पर केजी। और फिर एंथैल्पी एट 0.2 S2 इज इक्वल टू HF2 प्लस x2 इंटू HFG2 दैट इज 164.77 प्लस 0.622 इंटू 117.46, ये हमको निकल गया H1 और H2 की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाला, तो H1 की वैल्यू आ रही है 221.83 और H2 की वैल्यू आ रही है हमारी, H2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारी 237.83, दोनों वैल्यू निकल गया। अब हम यहाँ से सीधा जो होगा COP निकाल सकते हैं, तो COP की वैल्यू हमारी हो जाएगी H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1, सभी वैल्यू हमको कैलकुलेट करके मिल चुका है, 221.83 माइनस 164.77 डिवाइडेड बाई 237.83 माइनस 221.83, ये दोनों डिवाइड कर दिया, हमको निकल गया 3.57, सीधा हमको निकल गया COP। अब उसी टाइप का एक न्यूमेरिकल और है, अब देख लें, इसको भी हम बता दें आपको। एन अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग मशीन फिटेड विद एन एक्सपेंशन वॉल्व वर्क between the temperature limit of -10 and 30 degree. The vapor is 95% dry at the end of the isentropic compression, है ना, 95% dry at the end of the isentropic compression, that is
कंप्रेशन ये हो रहा है एट द एंड, मतलब 2 पॉइंट जो है। एंड द फ्लूइड लीविंग द कंडेंसर इज एट 30 डिग्री, assuming actual COP as 60% of the theoretical COP, calculate the kilogram of ice produced। देखो न्यूमेरिकल चेंज हो गया थोड़ा, किलोग्राम ऑफ द आइस प्रोड्यूस्ड पर किलोवाट आवर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से हम आइस बना रहे हैं। तो लेटेड हीट ऑफ आइस दिया हुआ है, अमोनिया है द फॉलोइंग प्रॉपर्टी अमोनिया के हमको दे दिया गया है, दैट इज़ टेम्परेचर दिया गया दोनों, उसके बाद लिक्विड हीट दिया हुआ है, फिर लेटेड हीट दिया हुआ है, फिर लिक्विड एंट्रोपी दिया हुआ है, फिर टोटल एंट्रोपी ऑफ द ड्राई सैचुरेटेड वेपर दिया हुआ है। फिर अगेन वी विल डू, हम फिर जो है इसको T1 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -10 प्लस 273, इसको हमने केल्विन में चेंज किया। T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज किया। X2 0.95 दिया हुआ है। HF3 इज इक्वल टू H2, HF3 इज इक्वल टू HF2। यहाँ पर जो लिक्विड की एंथैल्पी जो है वही एंथैल्पी यहाँ भी होगी लिक्विड की, तो 328 दिया हुआ है। HF1 इज इक्वल टू HF4, HF1 इज इक्वल टू HF4, वो भी हमको दिया हुआ 137.37। और HFG2 ये हमको दिया हुआ गैस चेंज जो कर रहा है 2 पर, यहाँ भी वेट है ये, तो 11485.8 किलो पर केजी। HFG1 दिया हुआ 11297.68 किलो जूल पर केजी। और SF2 दिया हुआ हमको आपका 1.2037 और SF1 0.5443 और S-2 भी दिया हुआ है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। S1 भी दिया हुआ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम TS और PS डायग्राम सबसे पहले खींचेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1 से 2 पर जा रहे हैं तो ये वेट है, फिर 2 से 3 कंडेंसेशन हो रहा है, 2 से 3 कंडेंसेशन हो रहा है, 3 से 4 एक्सपेंशन वॉल्व भी हो रहा है। सिमिलरली हियर आई कैन सी 1 से 2 कंप्रेशन जो कि वेट कंप्रेशन हुआ, 2 से 3 कंडेंसेशन, 3 से 4 आपका एक्सपेंशन और 4 to 1 रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो ये सब हमको दिया हुआ है। नाउ TS डायग्राम, लेट X1 विद द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट 0.1 का ड्राइनेस फ्रैक्शन X1 मान ले रहे हैं। तो SF1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एंथैल्पी होगी दैट इज S1 इज इक्वल टू SF1 प्लस X1 दैट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन इंटू HFG1 डिवाइडेड बाई T1। इसको हमने वैल्यू लिखा, यहाँ पर वैल्यू लिखा 0.5443 प्लस X1 1297.68 डिवाइडेड बाई 263। तो यहाँ से फिर जो हमने एक इक्वेशन मिल गया हमको S1 का। उसी तरीके से S2 फिर हम लेंगे, तो S2 का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, SF2 प्लस X2 इंटू HFG2 डिवाइडेड बाई T2। सभी वैल्यू फिर हमने लिख दिया, यहाँ पर वैल्यू सभी हमने लिख दिया। तो इस तरह से S2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कैलकुलेट करके सब वैल्यू हमको मालूम है, कैलकुलेट करके निकालिए 4.796। नाउ अब ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के बराबर है, तो 0.5443 प्लस 4.934 X1 इज इक्वल टू 4.796। यहाँ से हम X1 की वैल्यू निकाले, X1 इज इक्वल टू 0.86, X1 हमको निकल गया। अब फिर हमने बोला आपको COP निकालने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है। तो एंथैल्पी H1 पहला आया, H1 इज इक्वल टू HF1 प्लस X1 HFG1। यहाँ से हमने वैल्यू लिखा उसके 137.37 प्लस 0.86 इंटू 1297.68, ये आ गया 1251.4। फिर H2 HF2 प्लस X2 HFG2 323.08 प्लस 0.95 इंटू 1145.8, इससे हमने निकाल दिया, ये हो गया 1411.6 किलो जूल पर केजी। तो COP क्या होता है हमारा, H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। सभी वैल्यू हमको मालूम है, H1 मालूम है, HF3 मालूम है, H2 मालूम है, H1 मालूम है। H1 H2 हमने यहाँ से कैलकुलेट करके निकाला है, तो COP आ गया हमारा 5.8। नाउ न्यूमेरिकल में बोल रहा है द एक्चुअल COP इज 0.6%, 60% ऑफ द थ्योरेटिकल COP। तो इसका 60% कर दें तो आ जाएगा 3.48, ये हमारा एक्चुअल COP है। नाउ वर्क टू बी स्पेंड करस्पॉन्डिंग टू 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर जब होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग में वर्क जो होगा किलो जूल में 3600 होगा। किलोवाट आवर में दिया हुआ, आवर को मिनट चेंज के सेकंड में चेंज किया तो किलो जूल पर सेकंड आया एक्चुअली में, तो 60 इंटू 60
actual heat extracted or refrigerating effect produced in kilowatt hour, that is W into actual COP. W कितना हुआ 3600, ये किलो जूल में हुआ. COP की वैल्यू हमारी 3.48 है, तो ये होगा 12528 किलो जूल. अब we know that heat extracted from 1 kg of water at 10 degree centigrade for the formation of 1 kg of ice, so 1 into 4.18184, that is the specific heat of the water, into 10 ये हो गया आपका, तो ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगा m इंटू एच इंटू टी हो गया, प्लस लेटेंट हीट 1 kg है 335 लेटेंट हीट हुआ 1 kg के लिए, टोटल कर दिया अपना किलो जूल हो गया. अमाउंट ऑफ आइस प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, टोटल हीट डिवाइडेड बाय योर 376.87, ये 376.87 की वैल्यू जो है वो हमारी ये टोटल हीट आपकी यहाँ आई है, और ये m इंटू एस इंटू टी टोटल हीट ये है. टोटल हीट हमारा निकला है 12528 डिवाइडेड बाई जो 1 kg आइस चेंज कर रहे हैं, दैट इज डिवाइडेड, देन वी गेट kg per kilowatt hour of the ice produced, 33.2 kg per kilowatt hour of the ice produced. This was the second type of numerical. Now theoretical vapor compression cycle with superheated vapor after compression, that is it is getting superheated after the compression. From 1 to 2 it is compressed, but in the gaseous phase it is getting superheated, then 2 to 2 dash desuperheating, and then 2 dash to 2 3 the condensation, and 3 to 4 again expansion valve, and 4 to 1 evaporator. It is shown over here in the pH diagram also. 1 to 2 that is compression, 2 to 2 dash that is desuperheating, 2 dash to 3 condensation, 3 to 4 आपका expansion, and 4 to 1 evaporation. Everything is given over here. A vapor compression cycle with superheated vapor after compression is shown on TX diagram and pH diagram. ठीक है. In this cycle the enthalpy at point 2 is found out with the help of degree of superheat. The degree of superheat may be found out by equating the entropies of 1 and 2. 1 और 2 का एंट्रोपी का इक्वल कर देंगे तो कितना सुपरहीट हो रहा है वो हमको पता चल जाएगा. रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट उसी तरीके से होगा, H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1. ठीक है. Now a little consideration will show that superheating increases the refrigerating effect and the amount of work done in the compressor. Since the increase in refrigerating effect is less as compared to the increase in the work done, therefore the net effect of superheating is to have low coefficient of performance. Important thing, हम सुपरहीटिंग कर दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो वर्क हमारा हो रहा है सुपरहीटिंग का, that is high, that is more than the refrigerating effect. So the COP will be, of course it will reduce, COP जो होगा reduce कर जाएगा. फिर हम लोग इसको देखें, नोट में क्या बोलना है. In the cycle the cooling of superheated vapor will take place in 2 stages. Firstly it will be condensed to dry saturated state at constant pressure, that is desuperheating, and secondly it will be condensed at constant temperature. The remaining cycle is the same discussed last article. Now let us see one numerical over here. एक numerical और देखना कोशिश करेंगे इसको. That is a vapor compression refrigerator used methyl chloride and operates between the temperature limit of -10 and 45. At entry to the compressor, the refrigerant is dry saturated, and after compression it requires a temperature of 60 degree. Find the COP of the refrigerator, the relevant property given है हमारा. तो हमारा टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, फिर हमको टेबल मिल गया, दिया हुआ है. टेबल में क्या दिया हुआ हमको, -10 और 45 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है. एंथैल्पी दिया हुआ लिक्विड का, वेपर का, लिक्विड का एंथैल्पी, वेपर का एंथैल्पी दिया हुआ है. एंट्रोपी दिया हुआ लिक्विड और वेपर का अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर पर. तो पहला अटैक हमारा यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहला अटैक हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पे जो है ये पता करें कि क्या क्या गिवन थिंग्स हैं. तो गिवन थिंग्स में जब हम आएंगे तो क्या देखते हैं, T1 = T4, -10 डिग्री दिया हुआ है. -10 को हमने 273 कर दिया, केल्विन में चेंज हो गया. T2' = T3 = 45 प्लस केल्विन में चेंज हो गया. फिर T2 = 60, वो भी केल्विन में चेंज हो गया. HF1
HF1 दिया 45.4 किलो जूल पर के जी, HF3 133 किलो जूल पर के जी, H1 460.7 किलो जूल पर के जी, H2 डैश 483.6 किलो जूल पर के जी, SF1 दिया हुआ 0.183 किलो जूल पर के जी, देन SF3 दिया हुआ 0.485 किलो जूल पर के जी, S1 इज इक्वल टू S2, S1 S2 के बराबर होगा क्योंकि एंथैल्पी दोनों सेम लाइन पर है। तो TS डायग्राम और PS डायग्राम खींच लिया हमने। अब यहाँ पर S2, तो S2 क्या चीज़ हमारा है, यहाँ पर है सुपर हीटेड फॉर्म में है, और ये यहाँ पर डी सुपर हीट करेंगे, 2 से 2 डैश डी सुपर हीट कर रहे हैं। तो S2 इज इक्वल टू S2 2 डैश प्लस 2.3 CP log T2 अपॉन T2 डैश, ये डी सुपर हीटिंग का है। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डी सुपर हीटिंग का फार्मूला है ये। एंड दैट वी गेट S2 इज इक्वल टू S2 डैश 2.3 CP log T2 अपॉन T2 डैश, और उससे हमने क्या किया, S2 डैश की वैल्यू हमको मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है S2 डैश की वैल्यू, S2 की वैल्यू दी है 1.63 वेपर का, एंट्रोपी दिया हुआ, दैट विल बी S2 डैश 2 डैश का हमको दिया हुआ, दैट इज़ योर गैस एंट्रोपी एंड दैट इज़ 1.58 एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गया 2.3 CP log T2 अपॉन T2 डैश, CP की वैल्यू हमारी 2.3 CP हमारा दिया, मालूम करना हमको, CP निकालना है हमको यहाँ से। तो टेम्परेचर हमको दोनों मालूम है, अरे 1.637 इज इक्वल टू 1.587 प्लस 2.3 CP log 333 डिवाइडेड बाई 3.18, यहाँ से हम CP की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो कि हमारा 1.09 आ गया। अब जब CP निकल गया तो अब बाकी चीज़ बहुत आसान है। अब H2 की वैल्यू हमको देखने की, एंथैल्पी जो है हमारा वो भी सुपर हीटेड फॉर्म में है, तो दैट इज इक्वल टू H2 प्लस CP डिग्री ऑफ सुपर हीट। यहाँ पर देखो थोड़ा चेंज हो गया इक्वेशन। एंट्रोपी के केस में S2 डैश प्लस 2.3 CP log T2 अपॉन T2 डैश, और यहाँ पर H2 इज इक्वल टू H2 डैश प्लस CP डिग्री ऑफ सुपर हीट, तो H2 डैश प्लस CP इंटू चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T2 डैश, और यहाँ से फिर हमने निकाला वैल्यू, H2 की वैल्यू निकाल लिया हमने, सब चीज़ हमको मालूम है, दैट इज़ 483.6 प्लस CP की वैल्यू 1.09, ये हमको क्वेश्चन में CP की वैल्यू हमको स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमको जानना चाहिए अमोनिया का, और चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हमने जो है सब वैल्यू मालूम हो गई, फिर हम सीधे जो है वो निकाल लिए आपका COP H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1, वैल्यू लिख दिया हमने 460.7 माइनस 113 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 460.7 लिख लिया, 8.34 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। उसके बाद इसी का एक और न्यूमेरिकल है वो हम देखना चाहेंगे। सुपर हीटेड का ही है न्यूमेरिकल, तो लेट अस सॉल्व दैट न्यूमेरिकल ऑल्सो। एक न्यूमेरिकल और हम लोग कर लें, दैट इज़ इट इज़ गिवन ए वाटर कूलर using R12 work on the condensing and evaporating temperature 26 and 2 degree respectively. The vapor leave the evaporator saturated and dry. The average output of cold water is 100 kg per hour cooled from 26 to 6 degree, allowing 20% of useful heat into the water cooler, and the volumetric efficiency of the compressor 80% and mechanical efficiency of compressor and electric motor is 85% and 90% respectively. Find volumetric displacement of compressor, second power of the motor, and data for R12 is given. R12 का डाटा हमको यहाँ पूरा दे दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। R12 के लिए टेबल बना के दिया हुआ है जो न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दे दिया बार के फॉर्म में, एंथैल्पी दे दिया है, लिक्विड और वेपर की एंथैल्पी अलग अलग दे दिया है, एंट्रोपी दे दिया है, लिक्विड वेपर की एंट्रोपी अलग अलग दे दिया है, स्पेसिफिक हीट दे दिया है, लिक्विड वेपर की स्पेसिफिक हीट अलग अलग दे दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर दे दिया मीटर क्यूब पर केजी में 0.26 0.52 करके दे दिया है। तो अब हमारे पास क्या क्या गिवन है वो हम देखना चाहेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है उसको पहले हम करें। तो सबसे पहले हमारा क्या गिवन है, T2 डैश इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 26
जो कि हमारा हो गया सीधा वैल्यू दिया हुआ है 26 + 273 कर दिया, दैट इज़ योर 299 केल्विन। 51 = T4 2 डिग्री, उसको 273 कर दिया 275 केल्विन। MW मास ऑफ द वाटर दिया हुआ 100 kg/h। फिर TW1 टेम्परेचर दिया वाटर का 0.1, दैट इज़ 26 डिग्री, केल्विन में चेंज किया। फिर TW2 6 दिया हुआ है 6 डिग्री, उसको केल्विन में चेंज किया। फिर NV एफिशिएंसी ऑफ द दिया हुआ हमको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दिया हुआ कंप्रेसर का 80%, एंड उसके बाद फिर हमको दिया हुआ है मोटर का एफिशिएंसी दिया, कंप्रेसर मोटर का 0.85। फिर M2 दैट इज़ 95%, एंड दैट इज़ आल्सो द इलेक्ट्रिक मोटर और कंप्रेसर की एफिशिएंसी अलग अलग दी हुई है, 95 और 85 दी हुई है। उसके बाद फिर हमको दिया हुआ है HF3 की वैल्यू दी हुई है 60.64, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। और फिर NV दैट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 80%, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी 80% दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम S2 डैश दिया हुआ है टेबल से, H1 दिया हुआ है टेबल से, उसका लिक्विड एंथैल्पी दिया हुआ है टेबल से टेम्परेचर पर, सर्टेन टेम्परेचर पर, दैट इज़ योर एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड। HF1 दिया हुआ है, उसके बाद फिर H2 डैश दिया हुआ 198.10, फिर H1 दिया हुआ 188.39, SF3 दिया हुआ 0.22970, फिर SF1 दिया हुआ 0.1487 kJ/kg, फिर S2 दिया हुआ S2 डैश दिया हुआ 0.6865 kJ/kg के, फिर S1 दिया हुआ हमको S1 = S2 0.6956 kJ/k, एंड CP3 0.996 kJ/kg के, CP4 भी दिया हुआ 1.067 kJ/k, CP2 डैश दिया हुआ 0.674, CP1 दिया हुआ 0.620, V2 डैश दिया हुआ 0.026 m³/kg, V1 दिया हुआ 0.052 m³/kg। ये सब चीज़ें हमको दी हुई है न्यूमेरिकल से। अब हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर जो वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, पीएच डायग्राम तो दिखा दिया इसमें respectively. Since 20% of the useful heat is lost into the water cooler, therefore actual heat extracted from the water cooler, that is 1.2 into MW mass of the water, CP into TW1 minus T2, ये सब चीज़ हमको दिया हुआ है। 1.2 मास 100, TW1 TW2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने 167.5 kJ/min। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है बेटा 1.187 होता है, ये याद रहना चाहिए हमको। We know that heat extracted on the net refrigerating effect kg of the refrigerant, and that is H1 minus HF3 188.39 minus 60.64, तो वो हमारा आ गया 127.75। मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट MR 167.5 डिवाइडेड बाई 127.75 इक्वल टू 1.3 kJ/min आ गया, ठीक है। नाउ वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्रेसर, ये कैसे हो गया, एफिशिएंसी हमको दे दिया है, MR दिया है, वॉल्यूम दिया है। MR mg दैट इज़ द 1.3 MR मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट 1.3 इनटू दैट इज़ V1 स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 80%, इससे हमने निकाल लिया 0.85 m³/min, आंसर आ गया, ठीक है। अब ये हमारा TS और PS डायग्राम दिया हुआ है। अब S2 फिर इसी तरीके से हम चलेंगे। S2 = एंट्रोपी 0.2 S2 डैश प्लस 2.3 CP2 डैश log T2/T2 डैश। यहाँ से हमको जो आपका T2 टेम्परेचर मिल जाएगा डायरेक्टली, सभी चीज़ हमको मालूम है। यहाँ से S2 मालूम है, जो एंट्रोपी 0.2 दिया हुआ क्वेश्चन में, टेबल में दिया हुआ है, = S2 डैश प्लस 2.3 CP2 डैश log T2/T2 डैश, सभी वैल्यू लिखा हमने। और यहाँ T2 की वैल्यू जो है वो log T2/299 = दिस मच देखकर वैल्यू हमको इससे मिल जाएगी। उसको रिप्लेस कर, उसको चेंज करें, साइड चेंज करें तो हमको ये वैल्यू मिल रही है। यहाँ से हमको T2 की वैल्यू आ रही है 299 × 1.0136, दैट इज 303 केल्विन।
केल्विन में वैल्यू हमारी आ गई T2 की। अब उसके आगे जब हमें T2 मिल गया तो अब हम S2 निकाल सकते हैं। S2 इज इक्वल टू S2 डैश, सुपर हीटिंग हो रही है, सुपर हीटिंग हो रही है, इसलिए हमारा S2 इज इक्वल टू S2 डैश प्लस CP2 डैश T2 माइनस T2 डैश। वहाँ से हमने निकाला 198.10 प्लस 0.674 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 303 माइनस 299, तो हमको 200.8 किलो जूल पर केजी मिल गया। We also know the work done by the compressor, that is S2 minus H1, S2 मालूम है, H1 मालूम है, तो 12.41 हमको सीधा निकल गया। एंड वर्क डन पर मिनट में MR मास की वैल्यू 12.5 निकला है बेटा। MR मास हमको मालूम है, रेफ्रिजरेंट का 1.3 मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधा निकल गया 16.133 किलो जूल पर मिनट, दैट इज़ 0.27 किलो जूल पर सेकेंड और 0.27 किलो वाट। अब पावर रिक्वायर्ड क्या होता है, दैट इज़ द वर्क डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, वर्क डन इन पर मिनट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 0.27 डिवाइडेड 0.85 एंड दैट इज इक्वल टू 0.317 किलो वाट। इससे हमने निकाल लिया पावर ऑफ द मोटर 0.317 डिवाइडेड बाय M2, दैट विल गिव यू टोटल पावर किलो वाट में 334 किलो वाट निकल गया, तो पावर हमारा निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट साइकिल आता है थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन। अब हम सुपर हीटेड वेपर कर दे रहे हैं, कंप्रेशन से पहले ही सुपर हीट हो जा रहा है वेपर, तो क्या इसका असर आएगा, तो लेट अस सी। यहाँ पर हमारा 1 की जगह पर हमारा जो कंप्रेसर में इंटर कर रहा है तो 1 पर इंटर कर रहा है, 1 डैश से ऑपरेटर से निकल रहा है, तो यहाँ पर सुपर हीटिंग हो जा रहा है 1 to 1 डैश, 1 to 1 डैश सुपर हीटिंग हो जा रहा है। TS डायग्राम पर भी हम दिखा रहे हैं, PS डायग्राम पर देखिए 1 to 1 डैश टू 1 ये सुपर हीटिंग हो रहा है। ए वेपर कंप्रेशन साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन इज शोन ऑन द TS and PS चार्ट A and B respectively. In this cycle the evaporation starts at 0.4, evaporation starts at 0.4 and continues up to 1 dash when it is dry and saturated. The vapor is now superheated before entering the compressor at 0.1, है ना, 0.1 पर जाने से पहले वो सुपर हीट हो जा रहा है, वेपर जो है हमारा वो सुपर हीट हो जा रहा है। तो द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में भी फाउंड आउट एज यूजुअल, जैसे हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पहले निकालते रहे उसी तरीके से निकाल सकते हैं। दैट इज़ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन H1 minus HF3 डिवाइडेड बाय H2 minus H1। In this cycle the heat is absorbed in 2 stages, first from the 0.4 to 1 dash, ठीक है, and secondly from 1 dash to 1। The remaining cycle is same as discussed in previous article। न्यूमेरिकल एक इसका दिया हुआ छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको देख लें हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्लांट वर्क बिटवीन प्रेशर लिमिट ऑफ 5.3 बार एंड 2.1 बार, 5.3 बार एंड 2.1 बार, 5.3 बार एंड 2.1 बार। द वेपर इज सुपरहीटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, वेपर इज सुपरहीटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के एंड पर सुपरहीट हो जा रहा है। इट्स टेम्परेचर बीइंग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। द वेपर इज सुपरहीटेड बाय 5 डिग्री बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। If the specific heat of superheated vapor is 0.63 kJ per kg, find the coefficient of performance of the plant using the data given below। अब हमारे पास जो डाटा दिया हुआ उसके थ्रू हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। तो हमारे पास दोनों टेम्परेचर दिए हुए हैं, दोनों टेम्परेचर हमारे पास दिए हुए हैं। तो ये टेम्परेचर हमारा कितना है, दोनों प्रेशर दिया हुआ है, दोनों प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है साथ में, और उसके बाद लिक्विड हीट दिया हुआ है किलोजूल पर केजी में, उसका लेटेंट हीट दिया हुआ है। तो पहला चीज़ क्या, P2 प्रेशर दिया है, P1 प्रेशर दिया है, T2 टेम्परेचर दिया है, केल्विन में चेंज किया, T1 इज इक्वल टू T1 डैश 5 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद मतलब दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, इसलिए यहाँ केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। CP हमको दिया हुआ 0.63 किलोजूल पर केजी, T2 डैश दिया हुआ 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज कर दिया। T1 डैश दिया हुआ -14 केल्विन में चेंज कर दिया। उसका HF3 इज इक्वल टू HF2 इज इक्वल टू 56.15 किलोजूल पर केजी, HF1 डैश इज इक्वल टू 25.12 किलोजूल पर केजी एंड HFG2 डैश 144.9 किलोजूल पर केजी, HFG1 158.7 किलोजूल पर केजी। These all things are given in the table. So
We know that enthalpy of vapor at point 1, enthalpy of vapor at point 1 is equal to H1 plus Cp into change in temperature. यहाँ पर enthalpy क्या होगी? चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक में. सो दैट इज़ H1 की वैल्यू दिया हुआ है. H1 क्या हो जाएगा आपका? H1 जो हो जाएगा वो HF1 प्लस HFG1 लिक्विड और गैस दोनों हो गया, प्लस Cp इंटू दिस. दोनों वैल्यू हमको दी हुई है. HFG1 और HF1 दोनों दिया हुआ, हमने वैल्यू लिखा और Cp की वैल्यू 0.63 मालूम है, तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा निकल गया H1 निकल गया. दोनों का चार्ट हमको देखो TS डायग्राम पर दिया हुआ है. 1 से 1 to 1, 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 2 डी सुपर हीटिंग, 2 से 3 कंडेंसेशन, 3 to 4 expansion and 4 to 1 evaporation. Similarly here also same thing is here, that is 1 to 1 1 to 2 that is compression, 2 से 2 that is डी सुपर हीटिंग, 2 to 3 that is your condensation, 3 to 4 that is your expansion and 4 to 1 that is evaporation. अब H2 की वैल्यू फिर हमने निकाला इज इक्वल टू H2 प्लस Cp T2 माइनस T2 एंड HFG2 माइनस HFG HF2 माइनस HFG2 Cp चेंज इन टेम्परेचर. दोनों वैल्यू लिख दिया हमने. तो 56.15 प्लस 144.9 प्लस 0.63 इंटू 3110 माइनस 288.5, इससे निकल गया 214.6 किलो जूल पर केजी. तो COP कितना हो गया? H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1. सभी वैल्यू हमको मालूम है. H1 की वैल्यू मालूम है, HF3 की वैल्यू मालूम है. तो हमने यहाँ पर जो हमने लिख दिया उसको H1 की वैल्यू लिख दिया, HF3 की वैल्यू लिख दिया. तो हमारे पास ये आ गया क्या? H1 और HF3 की वैल्यू लिख दिया हमने, तो हमारे पास ये आ गया और डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1. तो हमारे पास COP डायरेक्टली ये मिल करके हमको मिल गया. Now the last part, that is the theoretical vapor compression cycle with undercooling or subcooling. Undercooling और subcooling, ध्यान से देखिएगा. TS डायग्राम और PS डायग्राम पर दिखा रहे हैं. TS डायग्राम और PS डायग्राम पर दिखा रहे हैं अंडरकूलिंग और सबकूलिंग को. 1 से 2 आपका दिखा रहे हैं, बहुत क्लियर है, दैट इज़ योर कंप्रेशन. 2 से 2 आपका दिखा रहा है, दैट इज़ योर डी सुपर हीटिंग. 2 से 3 2 से 3 कंडेंसेशन और 3 से 3 दैट इज़ सब कूलिंग ऑफ द लिक्विड. 3 से 3 सब कूलिंग ऑफ द लिक्विड. फिर 3 से 4 आपका एक्सपेंशन वाल्व हो गया और 4 से फिर 1 आपका जो हो गया वो एवापोरेशन हो गया. सेम थिंग हैज बीन शोन ऑन द TS डायग्राम ऑल्सो, PS डायग्राम ऑल्सो. 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 2 डी सुपर हीटिंग, 2 to 3 condensation, 3 to 3 subcooling, and from 3 to 4 expansion, and 4 to 1 your evaporation. So in that way we are the cycle, theoretical vapor compression cycle with undercooling or subcooling of the refrigerant. Okay. So in that case, sometimes the refrigerant after condensation 0.2-3 is cooled before the saturation temperature T3 therefore expansion by throttling such a process is called undercooling or subcooling of the refrigerant and is generally done along the liquid line as shown in the figure. The ultimate effect of the undercooling is to increase the value of coefficient of performance under the same set of condition. इससे हमारा coefficient of performance जो होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है. The process of undercooling is generally brought about by circulating more quantity of cooling water through the condenser or by using water colder than the main circulating water. Sometimes this process is also brought about by employing a heat exchanger. In actual practice, the refrigerant is superheated after compression and undercooled before throttling as shown in figure. A little consideration will show that refrigerating effect is increased by adopting both the superheating and undercooling process as compared to the cycle without them, which is shown in the figure. In this case, the refrigerating effect or heat absorbed or extracted RE
H1 माइनस H4, H1 माइनस H4 हो गया आपका HF3 एंड W H2 माइनस H1, COP उसी तरीके से H1 minus HF3 divided by H2 minus H1. Now, the value of HF3 may be found out from this relation because it is being undercooling is there from 3 dash to 3. So for that, the equation which is coming over here is HF3 is equal to HF3 dash minus Cp into degree of supercooling. Cp into degree of supercooling. Okay. Now I think I should take the rest. So now the numerical concern with that theoretical vapor compression cycle with superheating vapor before compression, and that has been completed. Now the numerical coming on the superheated theoretical vapor compression cycle with undercooling or subcooling of the refrigerant. Okay, so that numerical we will solve, we will see now. A vapor compression refrigeration cycle, R12 refrigerant and the liquid evaporates at minus 15 degrees centigrade. The temperature of this refrigerant at the delivery from the compressor is 15 degrees centigrade. When the vapor is condensed at 10 degrees centigrade, find the coefficient of performance of there is no undercooling first and the liquid is undercooled by 5 degree. दोनों चीज़ है, देखो दोनों टाइप का न्यूमेरिकल एक ही में दिया हुआ है. Liquid is undercooled by 5 degrees centigrade before expansion by throttling. Take a specific heat at constant pressure for the superheated vapor at 0.64 kilojoule per kg and that for liquid at 0.94 kilojoule per kg. The other properties of the refrigerant are as follows. refrigerant की प्रॉपर्टी दे दिया गया, तो टेम्परेचर -15 10, एंथैल्पी किलोजूल पर kg, लिक्विड का दिया 22.3 45.54, टेम्परेचर पर वेपर का 180.88 191.76, स्पेसिफिक एंट्रोपी किलोजूल पर केजी के, लिक्विड का दिया हुआ 0.0904 और टेम्परेचर 10 डिग्री पर 0.1750, वेपर का दिया हुआ 0.7051 और 0.6921 डिफरेंट टेम्परेचर पर. नाउ अगेन व्हाट आर द गिवन थिंग्स दैट हैज़ टू बी सीन. क्या क्या दिया हुआ है, तो T1 दिया हुआ हमको, T1 इज इक्वल टू T4 -15 केल्विन में चेंज किया, T2 इज इक्वल टू 15 उसको केल्विन में चेंज किया, तो और उसके बाद T2 डैश दिया हुआ 10 डिग्री केल्विन में चेंज किया. CPV दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट एट ऑफ द वेपर 0.64 दिया हुआ. CPL लिक्विड का 0.94 दिया हुआ. HF1 22.3 किलोजूल पर केजी दिया हुआ है. HF3 45.4 किलोजूल पर केजी दिया है. H1 180.88 किलोजूल पर केजी. H2 डैश 191.76 किलोजूल पर केजी. SF1 0.0904 किलोजूल पर केजी एंड SF3 0.1750 किलोजूल पर केजी. SG1 दिया हुआ 0.7051 किलोजूल पर केजी. SG2 0.6921 किलोजूल पर केजी. सो नाउ हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. पहला कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है जबकि हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो अंडर कूलिंग नहीं हो रहा, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेन x1 ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेंट एट 0.1, क्योंकि वेट है ना. अब इसका TS डायग्राम PS डायग्राम पहले हम देख लें. तो 1 से 2 पर जा रहा, 1 जो है वेट कंडीशन में है, 2 से 2 डैश डी सुपर हीटिंग है, 2 डैश टू 3 डैश दैट इज़ कंडेंसेशन, 3 डैश टू 4 एक्सपेंशन बॉन्ड, 4 to 1 एवापोरेशन. एंड फिर इसमें PS डायग्राम में देखिए 1 से 2 डैश, 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 2 डैश डी सुपर हीटिंग, 2 डैश से 3 डैश कंडेंसेशन, 3 डैश टू 4 दैट इज़ एक्सपेंशन एंड 4 to 1 दैट इज़ योर एवापोरेशन. सो TS and PS diagram have been shown over here. Now अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. x1 ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ एट 0.1 वेट है ना 1 पे, इसलिए हमारा x1 ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया. एंड S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंट्रोपी इज इक्वल टू एट 0.1 XF1 प्लस x1 SFG1 इज इक्वल टू SF2 प्लस x1 SG1 माइनस SF1 बिकॉज SG1 इज इक्वल टू SF1 प्लस SFG. यहाँ पर हमने वैल्यू लिखा तो SF1 की वैल्यू मालूम है,
SFG1 जो हो गया SF1 SG1 माइनस SF1, ये दोनों वैल्यू मालूम है हमको, X1 अननोन है, X1 के फॉर्म में ये एक इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद S2 क्या हो रहा है, ये डी सुपर हीटिंग करेंगे, इसको हम कर रहे हैं, तो S2 इज इक्वल टू S2 डैश प्लस 2.3 CPV log T3 माइनस T2 माइनस T2 डैश, वहाँ सभी वैल्यू हमने लिख दिया। सभी वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर। तो S2 इज इक्वल टू S2 डैश प्लस 2.3 CPV log T2 माइनस T2 डैश, यहाँ पर हमको सभी वैल्यू मालूम है, S2 मालूम है, 2.3 CPV मालूम है, log T2 अपॉन T2 डैश मालूम है, सभी वैल्यू हमने लिख दिया। और ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा पहले इक्वेशन के S1 इज इक्वल टू S2, वहाँ दोनों को इक्वेट किया हमने, तो X1 की वैल्यू आ गई। अब जब X1 की वैल्यू आ गई हमको, तो उसके बाद सिंपल है न्यूमेरिकल, हम उसके बाद हम निकालेंगे एंथैल्पी, H1 एंथैल्पी कितनी होगी, H1 एंथैल्पी SF1 प्लस X1 HFG1, SF1 प्लस X1 HG1 माइनस HF1, ये दोनों डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू 22.3 प्लस 0.997 180.88 माइनस 22.3, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया, आ गया 180.4 किलो पर kg। उस तरीके से फिर S2 की वैल्यू निकालेंगे, S2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी S2 डैश प्लस CPV इंटू T2 माइनस T2 डैश, बिकॉज इट इज डी सुपर हीटिंग इज देयर, तो 191.76 प्लस 0.64 CPV की वैल्यू 0.64, दैट इज़ वेल नोन, दैट इज़ गिवन ओवर देयर, CPV क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू T2 माइनस T2 डैश, ये लिख दिया 194.96 हो गया। COP इज इक्वल टू H1 माइनस HF3 डैश डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1, यहाँ से वैल्यू हमने निकाली है 9.27 आ गया। नो सेकेंड पार्ट बोल रहा है न्यूमेरिकल में, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो हमको बोलना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन देयर इज नो अंडर कूलिंग एंड दैट इज़ 5 डिग्री, तो TS एंड PS डायग्राम व्हेन देयर इज नो अंडर कूलिंग ऑफ 5 डिग्री, इट इज़ गिवन अंडर कूल व्हेन देयर इज अंडर कूलिंग ऑफ 5 डिग्री। यहाँ देखो 1 से 2 जो हो गया तुम्हारा कंप्रेशन, 2 से 2 डैश जो हो गया वो आपका क्या हो गया, डी सुपर हीटिंग, 2 डैश से 3 डैश जो हो गया वो कंडेंसेशन, और 3 डैश से 3 जो हो गया वो अंडर कूलिंग, मतलब एक्स्ट्रा कूलिंग इज बीइंग गिवन टू द रेफ्रिजरेंट, एंड 3 to 4 डैश 3 to 4 एक्सपेंशन, एंड 4 to 1 जो हो गया एवापोरेशन। PS डायग्राम में भी सेम चीज़ है, 1 से 2 1 इट इज़ वेट पोजिशन, 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 2 डैश डी सुपर हीटिंग, 2 डैश से 3 कंडेंसेशन, 3 से 3 डैश अंडर कूलिंग, एंड फ्रॉम 3 to 4 दैट इज योर एक्सपेंशन, 4 to 1 दैट इज एवापोरेशन, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। सो हियर इट इज बीइंग सुपर कूल्ड बाई 5 डिग्री, इट इज़ गिवन। तो फार्मूला उसके लिए HF3 जो हो जाएगा HF3 डैश माइनस माइंडेड बिकॉज इट इज बीइंग सुपर कूल्ड, CPL इंटू डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग, एंड HF3 हमको दिया 44.4 माइनस CPL की वैल्यू 0.94 दिया हुआ, इंटू 5 डिग्री से सुपर कूल कर रहे हैं, तो 44.7 किलो जूल पर kg आ गया। तो COP क्या हो गया हमारा, H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1, सभी वैल्यू लिख दिया हमने, COP की वैल्यू डायरेक्ट हमको मिल गई, निकाल लिया हमने COP की वैल्यू डायरेक्टली। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और इसी पर हम देखना चाहेंगे। एक न्यूमेरिकल और देखिए जिसमें कि सुपर हीटिंग भी है, सुपर कूलिंग दोनों चीज़ किया जा रहा है, सुपर हीटिंग भी है, सुपर कूलिंग भी किया जा रहा है। ये न्यूमेरिकल है आपका, तो देखिए आप, ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन मशीन विद फेरॉन 12 एज रेफ्रिजरेंट, फेरॉन 12 जो हमारा रेफ्रिजरेंट है यहाँ पर, ठीक है, रेफ्रिजरेंट हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 12 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन operating between -28 to 26 degree temperature. The refrigerant is subcooled by 4 degrees centigrade before entering the expansion valve, and vapor is superheated by 5 degrees centigrade.
before leaving the evaporator. The machine has a 6-cylinder single acting compression with stroke length of 1.25 times the bore. It has clearance 0.3% of the stroke volume. Determine theoretical power required. Second, COP, volumetric efficiency, and 4 bore and stroke of the cylinder. The speed of the compressor is 1000 RPM. कंप्रेसर की स्पीड दे दी है, ठीक है। तो फॉलोइंग टेबल प्रॉपर्टी दिया हुआ फराउंड 12 के लिए, टेम्परेचर दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ, -28, 26 टेम्परेचर दिया हुआ, प्रेशर दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर मीटर क्यूब पर केजी में दिया हुआ, एंथैल्पी दिया हुआ लिक्विड और वेपर का दोनों का अलग अलग, एंट्रोपी दिया हुआ लिक्विड वेपर का दोनों अलग अलग। स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड इज 0.963 किलो पर केजी के एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड वेपर 0.615 किलो पर केजी हमको दिया हुआ अलग से। सो नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम TS PS डायग्राम देख लें। 1 से 1' to 1' सुपर हीटेड फॉर्म हो जा रहा है कंप्रेसर में जाने से पहले लिक्विड का। 1 से 2 कंप्रेसर में गया, 2 से 2' फिर हमारा डी सुपर हीटिंग, 2' से 3 कंडेंसेशन, और 3 से 3' हमारा क्या हो रहा है अंडर कूलिंग, और 3 से 4 जो वो हमारा एक्सपेंशन वॉल, फिर 4 to 1' फिर हमारा एवापोरेशन हो जा रहा है। तो नाउ व्हाट आर द गिवन थिंग्स। सबसे पहले उसको हम अटैक करें, क्या क्या चीज़ दिया हुआ हमारे पास। दैट इज़ Q12 TR दिया हुआ है कैपेसिटी, T1' -28 डिग्री सेंटीग्रेड, -28 273 हो गया, 245 के, T2' = T3' = 26 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज किया, T3' -T3 दैट इज डिग्री ऑफ सुपर हीट 4 डिग्री, T3 दिया हुआ 22 केल्विन में चेंज किया, T1 - T1' 5 डिग्री, ये भी हमारे पास दिया हुआ है जो सुपर हीट हो रहा है यहाँ पर, और दूसरा जो था अंडर कूलिंग हो रहा है। तो T1 - 23 केल्विन में चेंज किया, लेंथ स्ट्रोक सिलेंडर का 1.25, वॉल्यूम 3% स्ट्रोक वॉल्यूम, RPM 1000, V1' = 0.4175 मीटर क्यूब दिया हुआ, V2' 0.0262 मीटर क्यूब पर केजी दिया है, HF1 दिया 10.64, HF3 दिया 60.67, देन H1' दिया 175.11 किलो जूल पर केजी, H2 दिया 198.11 किलो जूल पर केजी, S1 दिया 0.444 किलो जूल पर केजी, एंड SF3 दिया हुआ 0.2271 किलो जूल पर केजी के, एंड S1' दिया है 0.7153 किलो जूल पर केजी के, S2' दिया हुआ हमको 0.6865 किलो जूल पर केजी के, CPL दिया हुआ हमको लिक्विड एंथैल्पी और वेपर की एंथैल्पी दी हुई है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है। TS डायग्राम PS डायग्राम हमने ड्रॉ किया, दोनों का अलग अलग ड्रॉ किया। TS डायग्राम में देखेंगे आप 1 से 1' सुपर हीटिंग हो जा रही है कंप्रेसर में इंटर करने से पहले, 1 से 2 जो है वो कंप्रेशन हो रहा है, 2 से 2' जो हो रहा है ये आपका डी सुपर हीटिंग, 2' से 3 जो कंडेंसेशन, 3' से 3 अंडर कूलिंग, एंड 3 to 4 एक्सपेंशन, एंड 4 to 1' जो हो गया आपका एवापोरेशन। तो S1 = S1' + 2.3 CPV T2/T1', यहाँ से हम सब वैल्यू मालूम है हमको, तो हमने यहाँ से जो वैल्यू पुट किया तो हमको S1 की वैल्यू मिल गई 0.7153 + 2.3 0.615 लॉग, टेम्परेचर दोनों मालूम है, ये वैल्यू आया 0.7227, और S2 की वैल्यू फिर इस तरीके से हम निकालेंगे। S2 जो हो गया हमारा क्या हो गया, S1 = S2 है, S2' + 2.3 CPV log T2/T2', सभी वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पर 0.685 + 2.3 × 0.615 log T2/299, and that gives you 0.6865 + 1.414 log T2/T2'। दोनों को इक्वेट किया हमने, T2 की वैल्यू नहीं मालूम है तो यहाँ पर जो हमने इक्वेट किया दोनों को, तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो log T2/299 = 0.291, यहाँ से T2 निकल गया हमारा 319.7 केल्विन, ठीक है, इतना निकल गया। अब उसके बाद हम आएंगे
वी नो दैट एंथैल्पी एट पॉइंट वन पर एंथैल्पी क्या है हमारा, ये देखेंगे। तो दैट विल बी H1 डैश प्लस CPV T1 माइनस T2 डैश। सुपर हीटिंग किया जा रहा है, तो वहाँ से वैल्यू हमको मिली 175.11 प्लस 0.615 और ब्रैकेट में 250 माइनस 245, यह गया 178.18 किलो जूल पर kg। H2 की वैल्यू फिर हमने लिखा H2 डैश प्लस CPV T2 माइनस T2 डैश। वहाँ से हमने सभी वैल्यू हमको मालूम है, लिख दिया हमने 210.84 आ गया। अब एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट पॉइंट 3, लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट पॉइंट 3, HF3 इज इक्वल टू, अब यहाँ सुपर कूलिंग हो रहा है 3 से 3 डैश, तो HF3 इज इक्वल टू HF3 डैश माइनस CP T3 माइनस T3 डैश, T3 माइनस T3 सुपर कूलिंग। एंड वैल्यू सब मालूम है हमको, टेबल में दिया 60.67 माइनस CPL की वैल्यू मालूम है 0.963 दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया हुआ है CPL 0.963 इंटू T3 डैश माइनस T3, यहाँ वैल्यू दोनों लिख दिया हमने। वी नो दैट द हीट एक्सट्रैक्टेड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट H1 माइनस HF3, H1 मालूम है, HF3 अभी हमने निकाल दिया है, तो हमारा ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी Q इज इक्वल टू 12 TR दिया है, तो उसको अगर हमने 210 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हीट निकल गया। तो मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट, हीटिंग इफेक्ट, टोटल हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। टोटल हीटिंग हमारा 2520 है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 113.66, यहाँ से निकल गया मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट। वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन, कंप्रेशन के अलावा वर्क डन क्या हो रहा है, MR इंटू H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 कंप्रेशन हो गया, MR मास हो गया, मास की वैल्यू निकाला हमने, तो थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, टोटल कंप्रेशन डिवाइडेड बाई 60 कर दिया तो 12.07 किलोवाट में आ गया। क्लियर। नेक्स्ट इज योर COP H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1, दैट इज इक्वल टू 178.18 माइनस 64.52 डिवाइडेड बाई 210.84 माइनस 178.18, एंड दैट विल गिव यू 3.48 आंसर। स्पेसिफिक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी V2 स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट 2, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट 2, C क्लियरेंस वॉल्यूम 3%। First of all, let us find the specific volume of the section compression I at point 1. Applying Charles law 1 to 1 dash, V1 upon T1 is equal to V1 dash upon T1 dash, V1 is equal to V1 dash T1 upon T1 dash। ये वैल्यू मालूम है सब हमको, V1 dash मालूम है, T1 मालूम है, T1 dash मालूम है, लिख दिया हमने, तो हमारे V1 की वैल्यू निकल गई। अगेंस्ट चार्ज लॉ फॉर द पॉइंट 2 डैश, V2 upon T2 is equal to V2 dash upon T2 dash, यहाँ से हमने V2 की वैल्यू निकाला, V2 डैश इंटू T2 अपन T2 डैश, सभी वैल्यू मालूम है, V2 की वैल्यू निकल गई, V1 निकल गया, V2 निकल गया। नाउ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दिया जाता है कंप्रेसर का 1 प्लस C माइनस C V1 अपन V2। C क्या चीज़ है आपका, C इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 0.03 दिया हुआ हमको, दैट इज़ द कंप्रेशन रेशियो। आई थिंक इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियरेंस वॉल्यूम, सॉरी, C is your clearance volume, 3% it is given in the numerical, तो 0.03 हो जाएगा जब चेंज करेंगे इसको हम वैल्यू में, 1 प्लस 0.03 माइनस 0.03 V1 अपन V2 लिख दिया हमने, तो आ गया हमारे पास 87%। नाउ बोर एंड स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर, D is the bore of the cylinder, L is the length of the cylinder, length of the cylinder 1.25 D दिया हुआ है, N is the RPM। So we know that theoretical suction volume or piston displacement is given by MR, mass of the refrigerant, V1 specific volume 1 upon efficiency। MR मालूम है, निकाल चुके हैं 22.17, V1 मालूम है 0.1505 और एफिशिएंसी 87%, तो इससे हमने निकाल लिया 3.84 मीटर क्यूब पर मिनट। Since the machine has 6 cylinders, single acting compression, therefore suction volume और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर सिलेंडर इज गिवन बाई 6 से डिवाइड कर देंगे सीधा उसको, तो एक सिलेंडर का निकल जाएगा। वी आल्सो नो दैट सेक्शन वॉल्यूम और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर मिनट, दैट इज पिस्टन एरिया इनटू सेक्शन स्ट्रोक, RPM, दैट इज पाई बाई 4 D स्क्वायर इंटू L इंटू M, पाई/4 d स्क्वायर इंटू L, L क्या दिया हुआ हमको 1.25 ऑफ D, 1.25 ऑफ D इंटू 1000, तो हमारा आ गया 9484 d स्क्वायर। इक्वेटिंग इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4 को अगर इक्वेट करें हम, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम भी निकलना है ये मीटर क्यूब पर मिनट में, तो d क्यूब इज इक्वल टू 0.64
डिवाइडेड बाई 982 यहाँ से लिया हुआ है, डी की वैल्यू आ जाएगी सीधा 86.4 और फिर स्ट्रोक लेंथ आ जाएगा 1.25 ऑफ द डी, सो वी गेट 108.4 mm। ये डायरेक्ट हमारी सब वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल जो होता है एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होता है। यहाँ टीएस डायग्राम पर दिखा रहे हैं। पहला तो आपका हो गया 1 से 2 हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हुआ। अब 2 से 3 दैट इट इज बीइंग सुपरहीटेड, दैट रेफ्रिजरेंट इज बीइंग सुपरहीटेड। नाउ व्हेन इट एंटर्स इन द सिलेंडर, then what happens, the temperature goes down first 3 to 4, then again 4 to 5 temperature increases and polytropic expansion take place from 5 to 6, and reverse of the previous one take place, that it is now valve is opening, temperature goes down, and then 7 to 8 pressure goes down, and from 8 to 9 that is desuperheating, then from 9 to 10 it is your condensation, and 10 to 11 your subcooling of the liquid, and 11 to 1 expansion, and again the process is being repeated. So this is very important because this is the actual cycle which is taking place. This is the actual cycle which is taking place. Theoretical cycle is somewhat different. We directly take 1 to 2 here. So here the main important part 2 to 3 superheated when it is entering into the cylinder, because cylinder pressure suction pressure is low, so from 3 to 4 the pressure is decreased, suction pressure is low. Then 4 to 5 temperature is increasing because the gas is coming in contact of the cylinder wall, so again 4 to 5 temperature is increasing. Then 5 to 6, that is not a straight line, no straight line, it is curved line because polytropic expansion is taking place in the compression. Then again 6 to 7, now 6 to 7 valve is being opened, it has to go out, so temperature will come down 6 to 7, and again from 7 to 8 pressure will also come down from 7 to 8. Then from 8 to 9 desuperheating, that is the desuperheating of the refrigerant from 8 to 9, and from 9 to 10 that is condensation again, and from 10 to 11 that is subcooling of the liquid refrigerant which is taking place, and 11 to 1 expansion in the expansion valve, and 1 to 2 again that is your evaporation, heat is being taken, heat is being given to the atmosphere here from 9 to 10, and 1 to 2 heat is being taken from the side to the inside the refrigerant. The actual vapor compression cycle differ from the theoretical vapor compression cycle in many ways, some of which are unavoidable and causes losses. The main deviation between the theoretical cycle and actual compression cycle is, what are the main deviation which take place, एक्चुअल में डेविएशन क्या क्या होते हैं। तो पहला डेविएशन है द वेपर रेफ्रिजरेंट लिविंग द एवापोरेटर इज सुपरहीटेड इन सुपरहीटेड स्टेज, वेपर रेफ्रिजरेंट लिविंग द एवापोरेटर इज इन सुपरहीटेड स्टेज, सबसे पहला पॉइंट, एंड दैट इज बीइंग शोन बाय द 2 to 3. Then the compression of refrigerant is neither isentropic nor polytropic. तो ये जो जो हमारा एक्सपेंशन होता है कंप्रेशन में, वो तो नाइदर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है नॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड करके जा रहा है, तो नाइदर आइसेंट्रोपिक नॉर पॉलीट्रोपिक. देन अनदर डेविएशन, the liquid refrigerant before entering the expansion valve is subcooled in the condenser. Subcooling कर दी जा रही कंडेंसर में from 10 to 11. Subcooling is taking place. Then entering the subcooling the condenser. Fourth one, the pressure drop in the evaporator and condenser. Pressure drop take place in the evaporator and condenser. You see, condenser में pressure drop हो रहा 7 to 8, evaporator में pressure drop हो रहा 3 to 4. ठीक है, तो ये प्रेशर ड्रॉप कंडेंसर और एवापोरेटर दोनों में होता है. ठीक है, अब नाउ इट हैज़ बीन एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन. द प्रोसेस हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू ओवर हियर. नाउ द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफेक्ट ऑफ द सक्शन प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ द डिस्चार्ज प्रेशर. दिस इज योर pH chart, and here it is given 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. Now if we
decrease the, if we decrease the pressure, that is we have this effect of the suction pressure. First part, if we in the compression, if we reduce the pressure, then what will happen? The cooling effect will come from 4 dash to 1 dash. It means the refrigerating effect has decreased and simultaneously the compressor work has increased. So the COP will come down because the refrigeration work is decreased, refrigeration is decreased and expansion work is increased. So effect of suction pressure, if you decrease the suction pressure, then in that case COP decreases. Another part, effect of the discharge pressure. If you increase the discharge pressure, then what will happen? Again you see the refrigerating effect is decreasing, that is 1/4, and compressor work is increasing 1 to 2 dash. Again compressor is more, refrigerating less, so COP is decreasing. So in both the cases you can see that if you decrease the suction pressure, then also COP decreasing, and if you increase the discharge pressure, then also COP is decreasing. That's all for today. Thank you. Thank you. Okay.